हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम फिर से आपके लिए एक नए अध्याय के प्रश्न उत्तर लेकर आए। आप सभी के एग्जाम्स बहुत करीब आने वाले हैं, तो फटाफट अब इनकी तैयारी भी करनी है। हमने इनके जो हमारे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं हमारे, वो दो तरीके के रहते हैं, बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक। तो बहुविकल्पीय तो मैंने आपकी जो एक बुक आनी थी यानी कि स्पर्श, वो कंप्लीट करा दी है। अब हमने शुरू किए हैं आपके वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपकी दोनों ही बुक से आएंगे। तो सबसे पहली बुक जो हमने ली वो हमारी थी स्पर्श भाग एक। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की। इनकी बुक चलती है स्पर्श भाग एक। तो इसके गद्य खंड का 5वां अध्याय है। ठीक है, और ये गद्य खंड का अंतिम अध्याय भी है, क्योंकि इसके बाद हमारा काव्य खंड शुरू हो जाएगा। तो अभी तक 4 अध्याय के आपको वर्णनात्मक प्रश्न मैं करा चुकी हूँ। आज हम जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है शुक्र तारे के समान। हम सभी जानते हैं कि आसमान में चमकने वाले सभी तारों में शुक्र तारा सबसे ज्यादा जो है वो चमकता है। तो ये क्यों इस चैप्टर के लिए लिया गया? क्योंकि गांधी जी के जो मंत्री थे महादेव देसाई जी, वो एक शुक्र तारे के समान ही थे। उनके अंदर इतनी प्रतिभाएं थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हमेशा गांधी जी के सहयोगी के रूप में ही कार्य किया। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया शुक्र तारे के समान। तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं अपने वर्णनात्मक प्रश्नों। आज करीबन 15 वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आई हूं इस अध्याय के, जिनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, महादेव भाई के चरित्र से आप कौन कौन से मूल्य अपनाना चाहेंगे? वैसे तो उनके चरित्र में ऐसी बहुत सारी जो है विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपना सके तो वाकई में हम काफी अच्छे बन पाएंगे। लेकिन आप कौन सा अपनाना चाहते हैं? क्योंकि भाई इतनी सारी खूबियों में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप चाहते होंगे कि नहीं, ये तो हमें मिल ही जाए। देखिए क्या है, महादेव भाई के चरित्र में एक नहीं बहुत से मानवीय मूल्यों का संगम था, जो उन्हें दूसरों से अलग तथा जन जन के बीच लोकप्रिय बनाए हुए था। उनके चरित्र से समय का नियोजन कर हर काम समय पर करने का गुण था। सबसे पहली बात तो गुण क्या है कि वो समय को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते थे, हर चीज समय पर करते थे। अपने स्वभाव में नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाना चाहूंगा। इसके अलावा देश प्रेम की भावना तथा सेवा भावना जैसे मूल्य भी अपनाना चाहूंगा। तो ये कुछ ऐसे मूल्य हैं जो हम अपना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, काम में रात और दिन के बीच महादेव के लिए शायद ही कोई फर्क रहा हो। कथन के आलोक में उनके व्यस्त जीवन शैली पर प्रकाश डालिए। देखिए क्या बताया गया है कि वो अपनी लाइफ में जिस तरीके से अपना काम के प्रति बहुत ज्यादा महत्व रखते थे, तो क्या दिन क्या रात उनके लिए वो चीज महत्व ही नहीं रखती थी। क्या दिन हो क्या रात हो, काम पहले जरूरी। देखिए क्या, अब चूंकि उनके पास काम भी बहुत था, गांधी जी के भी बहुत सारे काम करना, खुद का लेखन काम करना, बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना, बहुत कुछ था, है ना। महादेव भाई समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें पढ़ते थे तथा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख भी लिखते थे। अब देखो वो खुद भी पढ़ते, कहते हैं ना, आप अगर अच्छा लिखना चाहते हो तो अच्छा पढ़ना आपके लिए शुरू करना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, आप ये चाहते हो कि हम इस अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सके, मतलब बहुत अच्छे हम आंसर्स लिख सकें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत अच्छे आंसर्स को पढ़ो। तो उसी तरीके से होता था, जब वो इतना अच्छा लेख लिखते थे तो उसके लिए वो उतनी अच्छी किताबों को पढ़ते भी थे। इसके अलावा 2 पत्रिकाओं के लिए लेख भी लिखते थे। वे गांधी जी के साथ लगातार चलने वाली यात्राएं करते थे। अब गांधी जी तो कितने बिजी थे। वे हर स्टेशन पर उपस्थित जनता का विशाल समुदाय, जगह जगह आयोजित सभाएं, लोगों से मुलाकातें, बैठकें और बातचीत करते। इनके बीच वे अपने लिए भी मुश्किल से समय निकाल पाते। इस प्रकार काम में उनके लिए दिन रात बराबर था। तो मतलब क्या था, वो काम को पहले प्रायोरिटी देते थे, बाकी क्या समय है ये उनको फर्क नहीं पड़ता था। गांधी जी यंग इंडिया के संपादक किस प्रकार बने? आप सभी को पता है कि यंग इंडिया जो है वो गांधी जी के द्वारा संपादित नहीं था, लेकिन बाद में इसका संपादन उनके हाथ में आया। अब ये हुआ कैसे? शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास, ये तीनों नेता मिलकर यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकालते थे। ठीक है, ये तीनों संपादक थे इसके। इस अंग्रेजी साहित्यिक में लेखन का मुख्य कार्य हार्नीमैन करते थे।
जिन्हें काले ए पानी की सजा देकर इंग्लैंड भेजा जा चुका था। ठीक है। साप्ताहिक के लिए लेख की कमी होने पर ये नेता गांधी जी के पास आए और उनसे यंग इंडिया का संपादक बनने का अनुरोध किया। गांधी जी उनका अनुरोध स्वीकार कर यंग इंडिया के संपादक बन गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब जो मेन उनमें लेख लिखता था वो तो भाई वापस इंग्लैंड भेज दिया गया, तो अब यंग इंडिया के लिए लेख लिखता कौन? तो उसके लिए इन तीनों ने गांधी जी को वो जो है अप्रोच किया और गांधी जी इसके लिए रेडी भी हो। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने महादेव के स्वभाव की तुलना किससे की है और क्यों की है? ठीक है, अब ये दो चीजें हैं, क्यों, किससे करी और क्यों करी। लेखक ने महादेव के स्वभाव की तुलना उत्तर प्रदेश और बिहार में हजारों मील तक दूर दूर गंगा यमुना समतल मैदानों से की है। ठीक है, आप अगर कभी जो जाएं यूपी और बिहार के साइड में, तो गंगा का जो कछार क्षेत्र होता है, गंगा आपको बहती तो बहुत छोटी दिखाई देगी, लेकिन उसके आसपास जो फैला हुआ क्षेत्र है, समतल क्षेत्र, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो गंगा अपने रौद्र रूप में आ जाती है, बहुत ज्यादा उफनाती है, इसलिए वो समतल क्षेत्र आपको जब बारिश नहीं होगी तो दिखाई देगा। क्योंकि जिस प्रकार इन मैदानों में चलने से ठेस नहीं लगती, उसी प्रकार महादेव से मिलने वाले को प्रेम और अपनत्व की अनुभूति होती है। अब चूंकि ये क्षेत्र क्या होते हैं, नदी तो जरा से में बह रही है, उसके आसपास जो समतल क्षेत्र है वहां पर सभी क्या होती है, रेत होती है, यानी कि जिसको हम बालू बोलते हैं। उस पर अगर आप चलो भी और गिर भी जाओ तो आपको चोट नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर रेत है, तो वहां पर आपको कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से महादेव जी के साथ रहते हुए किसी को भी उनके स्वभाव से कोई भी ठेस नहीं पहुंचती। महादेव के साथ हुई मुलाकात में लोगों को सहजता, विनम्रता होती थी। जैसे गंगा के मैदानी भागों में कंकरी तक नहीं मिलती थी, उसी प्रकार महादेव के स्वभाव में भी किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वहां रेत ही रेत होता था, कंकर नहीं होता था। उसी तरीके से इनके स्वभाव में भी अपनत्व होता था। प्रश्न संख्या 5 है, गांधी जी के पास आने के बाद महादेव देसाई ने क्या क्या रचनाएं की। अब चूंकि वो लेखन कार्य करते थे, लेकिन गांधी जी के पास आने के बाद वो बहुत ज्यादा बिजी हो गए गांधी जी के कार्यकलापों के वजह से। इस वजह से उनका लेखन काल बहुत कम हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ वो हुआ तो जरूर, लेकिन कम हुआ। प्रथम श्रेणी की शिष्ट, संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली हुई थी, यानी कि उनकी लेखन शैली बहुत अच्छी थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान, लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, मतलब मिलता ही नहीं था। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता था। तो इसका पार्ट बाय पार्ट क्या होता था, वो यंग इंडिया में छापा जाता था। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि जब से गांधी जी के पास आए वो बहुत बिजी हो गए, उनके पास इतना समय नहीं रहा, थोड़ा ही समय रहता था, तो उस बीच उन्होंने सिर्फ जो है ये सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद ही किया। प्रश्न संख्या 6 है, सॉरी, हाँ, प्रश्न संख्या 6 है हमारे पास, क्या है, गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कब कहा? कब कहा था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद है ना, और वो जा रहे थे गांधी जी वहां पर पंजाब, उनको जाने से रोका जा रहा था, तब उन्होंने इन्हें अपना वारिस बताया था। देखिए, गांधी जी के लिए महादेव देसाई पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पत्र सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव को अपना वारिस कहा, क्योंकि अगर गांधी जी जेल चले जाते तो बहुत सारी गतिविधियां हैं जो वो कर रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक ठहराव आ जाता। ये ठहराव ना आए इसलिए उन्होंने महादेव जी को चुना, और इसका रीजन ये था क्योंकि महादेव जी गांधी जी की हर एक गतिविधि से अच्छी तरह परिचित थे। तो इसलिए अगर गांधी जी उस चीज का संचालन नहीं कर सकते तो महादेव जी उसके बारे में हर एक चीज जानते थे और उसका संचालन अच्छे से
कर पाते। प्रश्न संख्या 7 है, गांधी जी के पास आने से पहले महादेव देसाई क्या करते थे? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या किया करते थे? गांधी जी के पास आने से पहले महादेव सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। ट्रांसलेशन जो सेक्शन होता है उसमें। अब इसकी क्यों जरूरत होती थी? देखिए, सरकारी विभाग में थे, पहली चीज तो ये समझिएगा। उस समय अंग्रेजी सरकार थी, ठीक है। अब अंग्रेजी सरकार के जितने नुमाइंदे वो सभी इंग्लिश में। अब जिस देश पर वो राज कर रहे हैं वहां पर सभी लोग ज्यादातर हिंदी जानते हैं। तो अगर कोई एप्लीकेशन कोई व्यक्ति देता है तो वो हिंदी में दे रहा है, तो अंग्रेजी सरकार को समझ में ना आए तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अगर सरकारी विभाग द्वारा कोई नोटिस जारी किया गया तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये सारा काम के लिए एक अनुवाद विभाग वहां पर बनाया गया था, जहां पर महादेव जी काम करते थे। नरहरि भाई और उनके जिगरी दोस्त थे, ठीक है। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे और अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इन दोनों ने उसी समय से टैगोर, शरदचंद्र आदि के साहित्य का अनुवाद शुरू कर दिया था। अब देखिए, शरदचंद्र जी और टैगोर जी दोनों बंगाली भाषा में लिखा करते थे। चित्रांगदा टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियां आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। तो उस समय सिर्फ अनुवाद विभाग में काम करने के बाद उनके पास इतना समय बचता था कि वो साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया करते थे। महादेव भाई स्वयं को गांधी जी का पीर, बाबरची, भिश्ती, खर क्यों कहते थे? महादेव जी की अकाल मृत्यु का प्रमुख कारण क्या था? अब देखिए क्या था, वो गांधी जी के सभी कार्यों को करते थे और अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को इस तरीके से संबोधित किया। महादेव भाई गांधी जी के निजी सचिव थे। वे गांधी जी के साथ रहकर उनके भोजन का ध्यान रखते तथा गांधी जी के काम को करते हुए उनकी राजनीतिक गतिविधियों का विवरण समाचार पत्रों को भेजते थे। इसीलिए वह स्वयं को पीर, बाबरची, भिश्ती, खर कहते थे, क्योंकि वो गांधी जी की हर गतिविधि से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो जानते थे कि जो काम किए जा रहे हैं वो गांधी जी द्वारा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और उन सभी कामों की निगरानी या कहिए उनकी जानकारी महादेव जी के पास रहती थी। इसीलिए जो व्यक्ति हमारे सारे कामों की जानकारी रखता हो वो हमारा बहुत करीबी माना जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने आप को पीर, बाबरची, भिश्ती और खर कहा। अब आते हैं इनकी अकाल मृत्यु पर। महादेव जी की अकाल मृत्यु का कारण था मगनवाड़ी से वर्धा की असह्य गर्मी में पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचना, ठीक है। अब गुजरात की गर्मी, उसमें पैदल चलना होता था, करीबन 11 मील जाना और आना और वहां काम करना। आते जाते उन्हें 11 मील की दूरी तय करनी होती थी। कितनी? 11 मील की। उन्हें लंबे समय तक वहां आना जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं था कि कुछ ही समय ले गए, अब उन्हें बहुत समय के लिए वहां रहना पड़ता था। इसी कारण धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होता गया और उनकी अकाल मृत्यु। प्रश्न संख्या 9 है, महादेव भाई किस प्रकार सबके लाडले बन गए? चलिए देखें। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने पर गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों में तीव्र मतभेदों और विरोधों के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से इनको सबका लाडला बना दिया। अब देखिए ये पूरा आंसर सिर्फ एक सेंटेंस में आ गया, बहुत लंबा है। देखिए क्या है, वो लिखते तो बहुत अच्छा थे और इनकी इसी लिखाई की वजह से अंग्रेज शासक चाहते थे कि हमें भी कुछ ऐसा ही एक सेक्रेटरी मिले, पर ये मुश्किल था। अब उनके लिखने के तरीके, उनके व्यवहार के तरीके, उनके कॉलम्स जो लोग पढ़ते थे, इस वजह से वो सभी के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय होते चले गए थे। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी के पास किनके पत्र आते थे? अब ये सारे पत्रों, भाई सारे आते तो पत्र गांधी जी के पास थे, लेकिन उनको पहले पढ़ना और हो सके तो उनका जवाब भी दे देना, ये महादेव जी का काम था। अब वो पत्र किसके हुआ करते थे? गांधी जी के पास सभी प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्तों, क्रांतिकारियों,
देश विदेश के सुप्रसिद्ध जाने माने लोगों, संवाददाताओं आदि के पत्र आते थे, जिनकी चर्चा गांधी जी यंग इंडिया के कॉलम में करते थे। तो मोस्टली जैसे होता था, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत हेल्प की जरूरत है या कुछ है, वो लोग या मिलने आ जाते थे या पत्र लिख दिया करते थे। तो उनकी सारी जानकारी को लेना, उनको समराइज करके गांधी जी तक पहुंचाना, और गांधी जी इन सारी चीजों का अनुभव जो है वो यंग इंडिया में लिखा भी करते थे। महादेव देसाई गांधी जी के साथ रहकर क्या क्या कार्य करते थे। अब चूंकि उनकी सारे दिन की गतिविधियों में गांधी जी की सारी दिन की गतिविधियों में महादेव जी इन्वॉल्व रहा करते थे, है ना। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे। तो मतलब जो प्रतिदिन उनकी गतिविधियां रहती थी उसका पूरा ब्यौरा भेजा करते थे। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रणी समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। ठीक है, तो क्या करते थे, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, हर कोई तो बड़ाई तो करेगा नहीं, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं भाई इन्होंने गलत किया, इन्होंने ऐसा किया। तो उन सभी लोगों को जवाब देने का काम भी महादेव देसाई ही किया करते थे। जैसे किसी ने गांधी जी की के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी कर दी या उनकी बुराई कर दी, तो उसका जवाब देना तो बनता है। तो जवाब देने का कौन काम करते थे? महादेव देसाई। महादेव की लिखावट के बारे में सिविलियन और गवर्नर की क्या राय थी? वो उनकी लिखाई देखकर एकदम स्तब्ध रह जाते थे और वो भी चाहते थे कि उनके जैसा सचिव उनको प्राप्त हो। महादेव भाई की सुंदर और त्रुटिहीन लिखावट देख बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर की राय थी कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला खोजने पर भी नहीं मिलेगा। यानी कि इनकी लिखावट इतनी, हैंड राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो इतनी सुंदर थी कि हम पूरी ब्रिटिश कंपनी में कहीं पर भी खोज लें, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग वाला कोई भी नहीं मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक के साबरमती आश्रम में किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हमारे लेखक, ठीक है, इन्होंने जो है क्या क्या काम किया आश्रम में। लेखक बताते हैं 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साहित्यिकों की डांट, यानी कि साप्ताहिकों की डांट, यानी कि पूरा जो वीकली जो पोस्ट आता था वो में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे ही थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों और छापेखानी की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। यानी कि कुछ ही दिन में वो जब प्रवीण हो गए अपने कामों में, तो उनके पास छापेखानी की व्यवस्था और साप्ताहिकों में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, इन सारी की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? लेखक के ऊपर आ गई। प्रश्न संख्या 14 है, समय का अभाव होने पर भी महादेव भाई ने किस प्रकार साहित्यिक योगदान किया? अब उनके पास समय कमी रहती थी, हम सभी जानते थे, तब भी वो उन्होंने साहित्य में क्या किया? उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा को अनुवादित किया था इंग्लिश में। तब वो उसके लिए समय कैसे निकालते थे? महादेव भाई के पास समय का नितांत अभाव रहता था, फिर भी उन्होंने चित्रांगदा कच देवायनी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानी आदि का अनुवाद करके अपना साहित्यिक योगदान दिया। तो इनमें से पहले जब ये अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे तो भी इनके पास समय कम रहता था, और गांधी जी के आने के पास तो उनके पास बिल्कुल ही समय नहीं था। लेकिन चूंकि इनका इंटरेस्ट इसमें था तो थोड़ा ना बहुत समय निकाल के वो इसमें अपना योगदान दे ही दिया करते थे। प्रश्न संख्या 15 है, गांधी जी का बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे कार्निकल में क्या योगदान रहा? पीड़ितों के दल गामदेवी के मणि भवन पर आकर गांधी जी को जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां सुनाते थे, बताते थे कि किस तरीके से अंग्रेज उन पर जुल्म कर रहे हैं, कैसे अत्याचार कर रहे हैं, ये सारी कहानियां सुनाते थे और महादेव देसाई इन पर टिप्पणियां लिखते थे। तब गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में यही इन तैयार टिप्पणियों को लिखते थे, और इस तरीके से ये जो भी वार्तालाप हुआ करता था उन दुखी लोगों के बीच और गांधी जी के बीच, इन पर टिप्पणी तैयार करने का काम देसाई जी के पास था, महादेव देसाई के पास। और इन टिप्पणियों को तैयार करके गांधी जी जो है इन्हें बॉम्बे क्रॉनिकल में
छपवाया करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा गद्य खंड का अंतिम अध्याय, जिनके हमने किए आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम शुरू करेंगे अपने काव्य खंड के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।